थोड़ा सा एक बैकग्राउंड तैयार कर दूं ताकि तुम्हें समझना आसान लगे। सब लोग सामने बोर्ड पर देखो, किसी को मुझे टोकना ना पड़े। भारत में 500 साल तक तो जिंदगी थी वो हट्स में, झोपड़ी बनाते, 4 गाय बांध ली, 10 गाय बांध ली, कबीलाई समाज, आज यहाँ कल वहां परसों वहां। अपने में से एक राजा बना लिया बलि के नाम पर, जो मन में फालतू था, घर में सामान मन हुआ ले राजा के घर दे आओ। कोई बहुत बड़ा राजा नहीं है, हम में से ही एक राजा है। लेकिन फिर आया लोहा, लाइफ बदली, जमीनों पे अधिकार बदले, पूरे पूरे जंगल खत्म कर दिए। जो लोग पहले सीनियर जेसीबी तक बैठे थे या सप्त सैंधव तक बैठे थे, चलते 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 मगध यानी बिहार तक आ गए, गंगा नदी को क्रॉस करके आगे तक बढ़ गए। ये 500 के बाद 400 साल रहे, 1000 से लेके 600। फिर इनके इतने कलेश मचे, इतनी लड़ाइयां, महाभारत एक एग्जाम्पल है ना। इनकी धीरे धीरे चीजें, कोई भी चीज पीक पे जाके नीचे खत्म होती है ना बेटा, फिर धीरे धीरे चीजों में गड़बड़ियां आई। फिर उसके बाद एक टाइम पीरियड आया, मैंने देखो तुम्हें कैसे पढ़ाया है, टाइमलाइन पता होनी जरूरी है। 2350 से 1750, हड़प्पा, ग्रेट बाथ, अन्नागार, याद आ गया तुम्हें, बड़े बड़े शहर। उसके बाद हमने पढ़ा 1500 से 1000, 1000 से 600। ये दोनों वैदिक काल हैं, लेकिन एक है वो हट में रहने वाले और एक है प्रॉपर्टी के मालिक, लड़ने वाले। महाभारत किस काल की है? 950 ईसा पूर्व, यानी पहली स्टेज में है या सेकंड में? सेकंड में। इन दोनों को फर्स्ट सेकंड कह रहे हैं। जब ये सब खत्म हुआ, कभी तो अर्जुन का बेटा, उसका पोता, फिर वो सब धीरे धीरे कम, उतने लायक नहीं रहे। फिर एक नया टाइम पीरियड आया जिसे कहते हैं 600 ईसा पूर्व। और इस टाइम पर ना तुम्हारे देश में जन, जन का मतलब क्या होता है? जनता। पद का मतलब पैर, महा का मतलब बड़े, यानी ज्यादा बड़े बड़े राजा अपनी अपनी प्रॉपर्टी बना के बैठ गए। और ऐसे 16 बड़े राजा थे जिसने अपनी अपनी प्रॉपर्टी बना ली और अब ये लोग अलग तरीके से काम करेंगे। इसकी जानकारी हमें किसने दी? बौद्धों की एक किताब लिखी गई थी, अंगुत्तर निकाय। निकाय लिखे गए थे 5, निकाय मतलब बुक मान लो, उनमें से एक बुक का नाम है अंगुत्तर निकाय। जब हमने पढ़ी ना वो, तो हमें पता चला कि अच्छा 600 के बाद ऐसे 16 राजा थे, हर एक का एक एक राजा था। सब अपनी अपनी प्रॉपर्टी में नदियों का पानी इस्तेमाल करके खेती करते, अपनी छोटी सी फौज बना ली। अब इनको था कि हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। ये सब जो थे ना ऊपर वाले, हरियाणा के आसपास यूपी, ये सब उस यज्ञ वज्ञ में, बलि में अटके रहे। जिनका आर्यीकरण कम हुआ था, जो सबसे पीछे रह गए थे, याद करो, उनमें से एक था मगध और एक छुटकू सा था अंग। मैंने अंग नरेश बताया था ना, कर्ण को दुर्योधन ने कह दिया था वो प्रॉपर्टी तेरी, ताकि उसके नाम के आगे से वो शब्द हट जाए, जिससे वो नीचे नहीं। बेटा सूत पुत्र था, रथ की सेना के मालिक थे उसके पिताजी, जिसने पाला था। तो ये कहते थे, कह रहे तुम तो हमारी सेना का छोटी सी टुकड़ी का, ये हमारे लायक नहीं है, राजा नहीं है। तो उसको वो चिढ़ाने के लिए कहते थे। तो बाद में फिर इसको दुर्योधन ने कहा कि हम एक प्रॉपर्टी का मालिक तुझे बना देंगे और तेरे नाम के आगे वो नरेश, जैसे गांधार नरेश, जैसे पांचाल नरेश, ऐसे फिर उसको अंग नरेश कहने लगे। लेकिन जब वो सब मर मरा गए, वो उनकी हिस्ट्री खत्म हो गई, तब जाके इन 16 में से एक कौन सी बनी? मगध। ये मगध बेटा बहुत बहुत ग्रोथ कर गई, कारण इस मगध के पास नेचर ने कुछ अच्छे पॉइंट्स इसके साथ जोड़े। जैसे मगध का सबसे पहला ग्रोथ का कारण, एक चीज ध्यान से सुनो, किसी भी इंसान की, देश की ग्रोथ अचानक नहीं होती, उसके पीछे फैक्टर्स होते हैं। कोई भी आदमी गरीबी में पैदा हुआ तो एकदम से अमीर नहीं बनेगा। उसके बच्चे फील करते हैं कि हमारा बाप गरीब है, सबके सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। वो बात उन बच्चों के मन पे लगती है, फिर देखना वो 6ठी 7वीं 8वीं पढ़ने की तरफ मुड़ जाते हैं, अगर थोड़े से सेंसिबल हैं। और 12वीं करते करते वो दिखा देते हैं कि ये कुछ कर सकते हैं, 2-4 साल में अपनी लाइफ सेट कर लेते हैं। ऐसे बहुत उदाहरण तुम्हारे आसपास होंगे जिनके पिताजी की कोई वैल्यू नहीं थी समाज में, लेकिन उनके बेटों ने, बेटियों ने अपने बाप की उस गरीबी का जवाब दिया। ऐसे ही मगध की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन बाद में जाके यहाँ के कुछ लोगों ने और कुछ नेचर ने भी फेवर में काम किया। मगध की पहली इंपॉर्टेंट बात, यहाँ जो लोग सलाह देते थे अपने राजा को, वो बहुत ज्यादा
इंटेलिजेंट थे, तो अच्छे सलाहकार आपकी जिंदगी को सेट करवा देंगे। अगर आपके सलाहकार ही बेवकूफ हैं, जाहिल हैं, मूर्ख हैं, तो आपकी जिंदगी तबाह होना निश्चित है। यहाँ अच्छे सलाहकार थे, जिनमें से हिस्ट्री की किताब में नाम लिखा हुआ है सुनिधि और दीर्घचारण। अपने राजाओं को इतनी बढ़िया सलाह दी टाइम पर कि राजा आप ये कर लो, इससे प्रॉपर्टी बढ़ेगी, राजा आप ये कर लो, इससे हमारा फायदा होगा, ऐसा कर लो, इससे हमारे दोस्त बढ़ेंगे। यानी जो राजा अपनी नीतियां बनाता था, उसकी सलाह जिसकी लेता था, वो बढ़िया आदमी मिल गए। कहाँ के राजाओं को? मगध, जिसका फायदा उन्हें मिला। दूसरा पॉइंट, मगध के पास एक इंपॉर्टेंट, बिहार के पास एक इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है? गंगा। अब गंगा नदी तो खूब मीठा पानी, बढ़िया पानी, आज हमारी सबसे अच्छी नदियों में सबसे प्योर, जिसका पानी हम अभी देखो अपने घर लेके आते हैं, लोग गंगा जल रखते हैं। उस टाइम गंगा के पास बहुत लोग नहीं बसे थे, ये बस गए, तो इनको मुफ्त में, सोचो, अच्छा पानी जो सिंचाई के भी काम आएगा और परिवहन के भी काम आएगा। भाई खेती बढ़िया, आना जाना आसान है, नावों में कोई सड़क नहीं बनानी, तो ये सब चीजें फायदा दे रही थी। तीसरा पॉइंट, मगध की लोकेशन ऐसी थी कि मगध ने जो अपनी राजधानी बनाई ना इन लोगों ने स्टार्टिंग में, वो बनाई राजगृह, राजा का घर। इसकी खास बात थी, नेचर ने इसको बड़ा सेफ बनाया था। कैसे? ये एक शहर था बेटा, इसके आसपास 5 पहाड़ियां थी, 5 पहाड़ियों से घिरी राजधानी, राजा बिल्कुल सेफ हो गया, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ के कोई तुम्हारे ऊपर अटैक कैसे करेगा, उस पहाड़ पे फौज कैसे जाएगी, और अगर तुम्हें लगता है कोई जाएगा तो तुम अपना वो बना लो फोर्ट, और उसमें बाहर जो है वो बना के खाई पूरी, उसमें मगरमच्छ छोड़ दो, कोई तुम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। पहली बात तो बेटा ये क्रॉस करना बड़ा मुश्किल है। कभी अगर तुमने पहाड़ पे चढ़ाई की हो, तो पहाड़ पे अकेले भी चढ़ रहे होते तो सांस फूल जाते हैं, सोचो सेना को तो कटार, कृपाण, तीर, क्या क्या ले जाना पड़ेगा, तो इतना आसान नहीं होता। यानी सेफ्टी थी इनकी राजधानी में। जब राजा सेफ है तो वो ज्यादा सोच के अच्छा काम कर पाएगा। एक तो यूं डरे कि मैं खुले में बैठा हूं, कोई आएगा मुझे मार के चला जाएगा, एक यूं कि मेरी राजधानी की तरफ कोई आंख भी नहीं उठाएगा, प्रकृति ने मुझे इतना सेफ कर दिया। कौन सी राजधानी बना ली? राजगृह। अच्छे सलाहकार, ताकतवर लड़के जो इनके राजा बने, गंगा का फायदा। इसके अलावा चौथा, बिहार के आसपास की प्रॉपर्टी में जंगल था, जंगल को काट कर इन्होंने जंगल से लकड़ियां निकाल ली और उन लकड़ियों से बना लिए अपने युद्ध में काम आने वाले रथ। एक आदमी जो घोड़े पे सवार है सैनिक, और एक रथ पे सवार है, कौन सेफ है? रथ वाला सेफ क्यों है? क्योंकि जैसे ही अटैक होगा नीचे बैठ जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा होने का ऑप्शन है। जो आदमी घोड़े पे सवार होकर लड़ने गया, पहली बात वो बहुत सारे साधन नहीं लेके चलेगा, उसके पास तलवार होगी, हद से हद तीर कमान, और क्या वो 50 तरह के अपने वेपन ले जा पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, सामने वाला जब अटैक करेगा, अगर वो घोड़े पे बैठा है सैनिक, तो बचने का चांस बहुत कम है, क्योंकि कितना टेढ़ा मेढ़ा होगा। लेकिन अगर वो रथ पे है तो रथ पे बचना बेहद आसान है, अगर कंपेयर करें जो घुड़सवार है। तो इन लोगों ने जंगल से लकड़ी लाके क्या बना लिए? अपने रथ। फिर इनको जंगल से मिल गए हाथी। हाथियों का कहीं भी इस्तेमाल नहीं था। तुमने महाभारत का युद्ध अपने टीवी पर देखा होगा, वो रथों पे लड़े हैं, वो पैदल लड़े हैं, वो घुड़सवार पे लड़े हैं, लेकिन तुमने कभी हाथी नहीं देखा ना, कोई भी हाथी पे नहीं बैठता था, क्योंकि हाथी मिलेगा जंगल में। कुरुक्षेत्र में कौन से जंगल थे जहां ढेर हाथी मिलते? अभी भी कहाँ है ना, बराबर है। तो इसका मतलब हाथियों की सेना किसने तैयार की? मगध। और तुम सबको पता होना चाहिए सबसे ताकतवर सेना किसकी मानी जाती है? हाथी, गज सेना। क्योंकि जब लड़ाई होती है ना, जिसके पास जितने ज्यादा गज हैं उसके उतने ज्यादा चांसेस हैं जिंदा रहने के। हाथी पे बैठे हुए आदमी को मारना मजाक थोड़ी ना है, लेकिन पैदल चलते आदमी को मारना बहुत आसान है। हमेशा राजाओं के पास 4 तरह की सेनाएं होती थी। पहली जो पैदल सेना थी, तुमने मूवीज में, रामायण महाभारत में इसमें देखा होगा, महाभारत में युद्ध भूमि में सबसे पहले वो पैदल पैदल भागते थे, देखिए एक एक तलवार लेके आपस में, वो बहुत सारे होते थे। फिर उनके पीछे पीछे तुमने देखा होगा एक एक घोड़े पर एक एक आदमी सवार होता था। फिर उनके पीछे जो रथ थे जिसपे राजकुमार सवार होते थे, और सबसे पीछे हाथी के हौद पर बैठता था सबसे ताकतवर आदमी। तो हाथी की सेना सबसे पावरफुल सेना थी, और ये लक था कि हाथी किसके पास है। हाथियों का सीधा संबंध किससे रहा होगा? जंगल। और किस एरिया में जंगल ज्यादा मिले? मगध के पास ताकतवर सेना। देखो, सलाहकार बढ़िया, नदी का पानी बढ़िया,
खाना पीना अच्छा हो गया, इनकी राजधानी सेफ हो गई पहाड़ियों से, और फिर सबसे बड़ी बात, इनको जंगल से क्या मिल गई? लकड़ियां और हाथी। और इसी जंगल में इनको बड़े बड़े लौह पुंज मिले, यानी लोहे के बड़े बड़े, एक तरह से मान लो जैसे कुछ भी बना लें, तो इन्होंने फिर उससे बाण और ये सब बनाने, अपने तलवारें बनानी स्टार्ट कर दी। अब इस जंगल ने पॉजिटिव सारा एनवायरनमेंट कर दिया कि तुम्हें इतनी ताकत मिल जाएगी कि किसी से लड़ लो। इसके अलावा इन लोगों को ना, जो यहाँ मगध में थे, एक अजीब सी बात है, इन्हें कृषि पंचांग की अकल थी। पंचांग होता है बेटा कैलेंडर, किस मौसम में कौन सा बीज हमें फायदा देगा। जैसे तुम सब जानते हो इस टाइम पर कौन सी फसल कट रही है? धान। सबको पता है बात ना, खरीफ कह लो, धान कह लो। अब कुछ दिनों में कौन सी फसलें बोई जाएंगी? रबी की, नवंबर दिसंबर, सर्दियों में। ये बात आज हमें पता है, आज हर बच्चे को पता है, कोई नॉलेज नहीं है, ये नॉर्मल बेसिक बात है। लेकिन उस टाइम पर इतनी अकल होना कि कौन से मौसम में क्या बोना है, ये बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि इतनी अकल थी। लो, क्या बिहार के लोग धान लगाने में बाकी सब राज्यों से ज्यादा तेज हैं? ये कितनी जल्दी, देखा धान के खेत, इनको अगर पकड़ा दो तो मंडली थोड़ी देर में पूरा खेत तैयार कर देती है, तुरंत से प्योत लगा देती है। जो स्पीड बिहार के आदमी की है धान का खेत तैयार करने में, वो हरियाणा पंजाब की कभी भी नहीं हो सकती। तुम जब तक एक लाइन पूरी करोगे, वो आधे खेत में से निकल जाएंगे, क्योंकि बेटा उनके ब्लड में है, वो हजारों सालों से यही काम कर रहे हैं। इनको उस टाइम पर किस चीज की नॉलेज थी? हाँ, ये बहुत ज्यादा क्या पैदा करते थे? धान। आज भी देखो बिहार में चावल खाने का प्रचलन है। कोई ज्यादा चावल खाता कहते नहीं बिहारी है क्या, क्योंकि बिहार के लोग खाते हैं। और चावल उनका, उनके उड़ीसा जो है ना अपना, वहाँ 3 फसल ले लेते हैं वो चावल की उनके खेतों में, क्योंकि वहाँ गर्मी का मौसम रहता है, बारिश होती रहती है। वो धान की, जैसे हम उत्तर भारत के लोग धान की एक फसल लेते हैं अपने पूरे उत्तर भारत, पंजाब हरियाणा, अब हमने जुलाई में लगाए थे, अक्टूबर में कट रहे हैं, लेकिन वहां पर बेटा 3-3 टाइम धान की फसल तैयार कर लेते। तो उनको किस चीज की अकल थी? कृषि पंचांग की। अब सोचो, किसी को खेती की भी अकल है, राजधानी भी सेफ है, टैक्स भी बढ़िया आ रहा है, रथ भी हैं, हाथी भी हैं, और अच्छे सलाहकार हैं, और उसके आगे बढ़कर राजा भी एक से एक मिले। यहाँ सबसे पहला एक वंश जिसकी हमें लिखित जानकारी मिली, वो वंश है हर्यंक वंश। इसी को बेटा आगे जाके हमने नाम दिया पितृहंता। इस वंश में अजीब सी बात है, सबने अपने बाप को मारा। हम अभी तक जो हिस्ट्री पढ़ रहे थे, बाप की बड़ी इंपॉर्टेंस पढ़ी हमने पढ़ा था पितृसत्तात्मक समाज था, बाप ने जो बोल दिया वो करना है। तुम्हें याद है हम लोग ऐसे ही रहते थे, हम 500 साल हमने पिता की इंपॉर्टेंस अभी पढ़ा नहीं हमने। बाप का नाम 101 बार ज्यादा लिखा गया था, किसके नाम से? माँ। हम उस कल्चर के लोग थे जो बाप को इतनी इंपॉर्टेंस देते थे। पिताजी ने जो कहा उसको हमने पत्थर की लकीर मान लिया। बाप ने कहा घर छोड़ दो, छोड़ दिया घर। किसी ने कहा मैं अपने बेटों को बेच रहा हूँ, दान कर रहा हूँ, तो बेटे दान में चले गए। ये सच्चाई है वैदिक काल की। लेकिन अब कैसा सुन रहे हैं, पहली बार हम इंडिया में एक ऐसा वंश जिसमें सब लड़कों ने अपने बाप को मारा। इनमें 3 के नाम फेमस लिए जाते हैं। सबसे पहला इनमें था बिंबिसार। बिंबिसार, इसी का बेटा हुआ अजात शत्रु, जिसने अपने पिताजी को मारा 49 इयर्स के राज के बाद। और तीसरा हुआ उदयन। तो ये हिस्ट्री में पहली बार तुमने सुना। तुमने जितनी हिस्ट्री अब तक पढ़ी ना, फर्स्ट सेकंड चैप्टर, उसमें या तो माँ की इज्जत थी, मातृसत्तात्मक। हड़प्पा वाले सारे लोग क्या थे? माँ। याद नहीं, एंट्री पर वो वॉल थी उनकी, मातृसत्तात्मक। फिर तुमने क्या पढ़ा? पितृसत्तात्मक। देखो बाप ही तय करता था सारे नियम कायदे कानून, समाज बाप से चलता था। लेकिन अब उसके बाद तुम पढ़ रहे हो, बाप की हत्या कर रहा है एक वंश। इसी वंश को हमने कहा है पितृहंता, पिता का हत्यारा। इनका नाम क्या है? हर्यंक वंश। इसमें सबसे पहला राजा कौन है? बिंबिसार। अब ध्यान से